हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको पिछले दिन का करंट अफेयर 1 मिनट में रिवाइज कराया जाएगा। इसके अलावा आज के दिन का टॉप 10 करंट अफेयर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा पिछले साल के भी करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग करेंगे रिवीजन, और अंत में होगा मेरा आपसे सवाल। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट, कल का क्विक रिवीजन। एम प्राणेश ये भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और वहीं 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को दोस्तों आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये मोस्टली जम्मू कश्मीर में एक्टिव रहता था। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कंट्री इस बार स्पेन को चुना गया है। और इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करी है भारत में स्पेस टेक को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा केरल में वॉल ऑफ पीस का निर्माण किया गया है, और इसने कई सारे रिकॉर्ड जीते हुए हैं सबसे लंबी वॉल ऑफ पीस बनाने का। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस सिस्टम को समाप्त कर दिया है, और 1 जनवरी 2023 से अगले 6 महीनों के लिए यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी संभालेगा स्वीडन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय संसद शशि थरूर के द्वारा एक बुक लिखी गई है, अंबेडकर ए लाइफ, और अभी इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री हैं, इन्होंने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया क्विकली रिवीजन। अब बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए थे भारत में। महात्मा गांधी जी वापस भारत में आए थे, तो इसी वजह से उनकी याद में ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर में। और इस अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी अब आयोजित किया जाता है। तो इस बार का प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 17वां संस्करण था, जो कि 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आयोजित हो रहा है। और ये कहां पर हो रहा है? इंदौर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना आप स्टार लगा सको स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। कौन सा संस्करण था? 17वां। थीम क्या थी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस अमृतकाल। अच्छा, कुछ और भी चीजें हुई, जैसे गुयाना गणराज्य के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और वहीं सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए हैं। ये चीजें मैं आपको अलग अलग दिनों में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो एक जगह पर सारा कुछ आपको दे दिया गया है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको भयंकर इंपॉर्टेंट लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेज, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक जनवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं? एक तो 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया, 1958 में स्थापना हुई थी इसी दिन। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ब्रेल लिपि के संस्थापक लुई ब्रेल की जयंती होती है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहां पर भी डेट ऐड होती जाएंगी हर बार की तरह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना? तो दोस्तों केरल राज्य बन गया है देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य। ध्यान रखिएगा, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर उसके प्रत्येक गांव में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं हैं। डिजिटल बैंकिंग की बात की जा रही है। कई कई लोग अभी आज आपको मिलेंगे बताते हुए कि केरल बन गया है पहला डिजिटल गांव। तो ये पहला डिजिटल गांव नहीं कहेंगे आप, पहला डिजिटल बैंकिंग स्टेट कहेंगे। क्लियर है? यानी वहां पर क्या हुआ है कि प्रत्येक जिलों में कम से कम एक सेविंग और एक करंट अकाउंट डिजिटाइज हुआ है। तो ऐसा सिस्टम है वहां पर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सभी के सभी नागरिक जो है वो डिजिटलीकृत या डिजिटल रूप से यूज करने लगे हैं, डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हो या डिजिटल ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है अभी। अभी वहां पर, हालांकि केरल के नाम भी यही रिकॉर्ड है, वहां पर पोलमपारा नाम का एक ग्राम पंचायत है, जो कि देश का पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव बना है।
ये पूर्णतः डिजिटलीकृत हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम पर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी चीजें पेमेंट हो रही हैं, सारा कुछ डिजिटल हो रहा है। ठीक है, कैशलेस है पूरा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन ये अभी एक ग्राम पंचायत है, हालांकि है केरल में ही, लेकिन सभी जिलों में कम से कम एक सेविंग अकाउंट और कम से कम एक करंट अकाउंट जो है वो डिजिटाइज करने वाला भी पहला राज्य केरल बन गया है। केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। अच्छा, पिनराई विजयन जी का ही जो निर्वाचन क्षेत्र है धर्मधाम, याद रखिएगा इसको भी, धर्मधाम, ये अभी रिसेंटली दोस्तों भारत का पहला पूर्णतया पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। यानी इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक लाइब्रेरी है। ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा अगर केरल से हम लोग रिवीजन करें तो अभी कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, केरल में वॉल ऑफ पीस बनाया गया जिसने कई सारे अवार्ड जीते। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का अभी पांडुलिपि संग्रहालय यहीं पर शुरू हुआ है। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में ही है, वहां पर 141 प्रजातियों की पक्षियों की प्रजातियों की पहचान हुई है। और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन भी केरल में ही किया गया है अभी हाल ही में। इसके अलावा केरल ने ही वनीकरण परियोजना भी शुरू की है। केरल दोस्तों अपनी इंटरनेट प्रणाली शुरू करने वाला भी पहला राज्य है। भारत में पहला कार्बन तटस्थ खेती करने वाला भी कार्बन तटस्थ अपने आप को घोषित करने वाला भी राज्य यही है, केरल है। सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल का भी उद्घाटन यहीं पर हुआ। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड इसने जीता हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको केरल से बताया हुआ हूँ पिछले दिनों में, आप रिवीजन जरूर किया करो। केरल से यहाँ पर स्टैटिक देख लो, केरल आप मैप में यहाँ पर देख पाओगे। सीएम पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर। और यहाँ पर नेशनल पार्क में बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी ये चर्चे में भी आया था 141 पक्षियों की प्रजातियों की खोज की वजह से। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। यहीं पर पाल घाट भी है, पाल घाट दर्रा भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, ओणम, ये प्रमुख यहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और वहां पर उत्सव हैं। ठीक है, और जिलों की संख्या 14 है। विधानसभा में 141 सीटें, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें यहाँ से जाती हैं। अगला, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा किसको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के जो वर्तमान में सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डीवाई चंद्रचूड़, इनको अभी सम्मानित किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं भारत के। तो इनको अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री भी अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो भारत के ये 85वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा, अभी मुख्य न्यायाधीश से याद आया, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था जो रंजन गोगोई जी थे, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने एक पुस्तक अभी लॉन्च की है मुख्यमंत्रियों के ऊपर, डायरी नंबर 1। तो डायरी नंबर 1 बुक आप याद रखेंगे। वैसे मैंने आपको सीरियल वाइज याद करवाया था कि 50वें से लेकर के आपको 45वें तक के जजों के नाम कम से कम याद रहने चाहिए। जैसे 50वें ये मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है। इनसे पहले जस्टिस यूयू ललित 49वें नंबर के नियुक्त किए गए थे। इनसे भी पहले अगर 48वें नंबर की बात करें तो जस्टिस एनवी रमना जी थे। 47वें नंबर के दोस्तों जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी थे। इसके पहले 46वें नंबर के कौन थे? रंजन गोगोई, जिन्होंने अभी ये बुक लिखी। और 45वें नंबर के जस्टिस दीपक मिश्रा थे। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों भारत में पहली महिला चीफ जस्टिस 2027 में मिलेंगी और वो होंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना। अच्छा, बीवी नागरत्ना के रूप में एक और क्वेश्चन याद आ गया। अभी हाल ही में दोस्तों नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 4:1 के रेशियो में फैसला आया है, जिसमें 5 जजेस की बेंच थी। 4-1 में फैसला ये सरकार के पक्ष में गया कि मतलब नोटबंदी सही थी। तो जो एक वाला पक्ष था, यानी कि एक जो विरोध वाला पक्ष था कि नोटबंदी का जिन्होंने विरोध किया, वो थी जस्टिस बीबी नागरत्ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है। अगला, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों केविन मैककार्थी चुने गए हैं अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आफ्टर 15th ट्राई केविन मैककार्थी बिकम यूएस हाउस स्पीकर। तो ये वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर चुने गए। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे भारत में होता है संसद, ठीक है, या कहे पार्लियामेंट इंग्लिश में। संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है अपर हाउस,
ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं उच्च सदन, एक होता है लोअर हाउस। जो लोअर हाउस होता है उसे कहते हैं निम्न सदन या आम सदन कहते हैं, ठीक है। अपर हाउस अपने यहाँ है राज्यसभा, राज्यसभा। और नीचे लोअर हाउस जो आम सदन है, जो निम्न सदन है, वो है लोकसभा, ठीक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर है संसद एक, जिसको कहते हैं कांग्रेस। वहां की संसद का नाम है कांग्रेस, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उसके दो अंग हैं, एक तो है दोस्तों अपर हाउस, उसका अपर हाउस को कहते हैं सीनेट, क्या कहते हैं, सीनेट। और लोअर हाउस जो है उसे कहते हैं वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला लोअर हाउस है ना, उसी के स्पीकर ये चुने गए हैं अभी हाल ही में। समझ में आई बात। तो वहां की अगर संसद के बारे में बात की जाए तो उसकी संसद को कांग्रेस कहेंगे, अपर हाउस को सीनेट कहेंगे। क्लियर। चलो, तो यहां पर इन्होंने नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया है। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, ये रिपब्लिकन पार्टी से है। नैन्सी पेलोसी आपको पता होगा पिछले दिनों चर्चे में आई थी जब ये ताइवान चली गई थी, ताइवान का दौरा की थी और चाइना ने कहा था कि हम इनको रास्ते में ही निपटा देंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये वहां की सरकार की भी बात ना मान करके ये चली गई थी दौरा करने। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कितने दिनों के लिए यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 100 दिनों के लिए यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन शुरू किया है। आर्टिकल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कैंपेन टू मेक अर्बन बॉडीज ऑन पर विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। अर्बन बॉडीज को ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किए हैं। मतलब समझ रहे हो, जो शहरीकरण है उसको एज पर स्टैंडर्ड पर लाने के लिए, मतलब थोड़ा सा और अच्छे स्तर तक लाने के लिए, वैश्विक मानकों तक लाने के लिए इन्होंने ये शुरू किया है, जिससे वायु गुणवत्ता, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण किया जा सके। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है और G20 समिट की इस बार मेजबानी तो भारत कर ही रहा है, तो जगह जगह पर मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो ऐसे में इन सब के पहले यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि 100 दिनों का एक कैंपेन चला करके थोड़ा सा सिटीज को और अच्छे से ग्लोरीफाई किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बहुत ही सीधा एग्जांपल है, जैसे जब कुंभ मेला शुरू होने वाला था ना, कुंभ मेला, तो जो लोग प्रयागराज में रहते होंगे वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। पूरे प्रयागराज को एकदम काया पलट दी गई, क्योंकि पता था सरकार को कि दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ पर स्नान करने और कुंभ मेला में, और इस वजह से इसका सौंदर्यीकरण जब होगा तो फिर कहीं ना कहीं भारत की छवि बढ़ाएगा ही। तो ऐसे ही G20 समिट की इस बार मेजबानी कर रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, तो उसके पहले 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान चलाया गया है। यूपी आया है तो यूपी के बारे में जानेंगे। यूपी यहाँ पर आप देख पाओगे मैप में, ये रहा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चौथा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य है ये। क्लियर है ना। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। झीलों में अगर बात करें तो रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोती झील, ये सभी यहाँ पर हैं। नेशनल पार्क में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा नवाब वाजिद अली शाह उद्यान, ये लखनऊ में है। लोक नृत्य में चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पैता, झोरा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जाएंगी क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, इस वजह से विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा है। विधान परिषद भी यहाँ पर है, उसमें भी सीटें सबसे ज्यादा है। लोकसभा में सीटें यहाँ से सबसे ज्यादा जाती हैं और राज्यसभा में भी सीटें सबसे ज्यादा यहाँ से जाती हैं। राजकीय पशु की बात करें तो वह है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय पेड़ है अशोक। चलिए, तो हम लोग बीच में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, करंट अफेयर रिवीजन। तो इसमें हम लोग पिछले साल का करंट अफेयर रिवीजन करते हुए आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तैयार किया है, अब आगे भी आज भी 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे। इस हिसाब से पर डे 10-10 क्वेश्चन आपका तैयार कराया जाता है। तो देखिएगा, भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ। दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय अरोड़ा जी को। टोक्यो ओलंपिक 2022 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। 2 ही सिल्वर मेडल आए थे, एक मीराबाई चानू के, एक रवि दहिया के। एक गोल्ड आया था, नीरज चोपड़ा ने लाया था, और 4 आए थे ब्रॉन्ज मेडल। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ 4 ब्रॉन्ज मेडल किसने किसने जीते थे। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। निम्न में से कौन सा दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब या कहें WWW, ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई? 7 नए जिले बने हैं।
23 पहले से थे। टोटल संख्या हो गई है 30 पश्चिम बंगाल में। कारगिल सेक्टर में द्रास पॉइंट पर 5140 का क्या नाम दिया गया? गन हिल नाम दिया गया। यहीं पर दोस्तों 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसमें एक चोटी ये भी थी द्रास, जिस पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश जी नियुक्त किए गए हैं और आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सुजाय लाल थाउसोन को दिया गया था। हालांकि अब ये चेंज हो चुके हैं। आईटीबीपी के वर्तमान में नए महानिदेशक कौन है? अनीस दयाल सिंह। नाम याद रखिएगा, अनीस दयाल सिंह, ठीक है ना। अच्छा, अभी सुजाय लाल थाउसेन की अगर बात करें तो ये वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और इनको अभी बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। तो ये अतिरिक्त प्रभार आप बीएसएफ के रूप में याद रखिएगा और अनीस दयाल सिंह वर्तमान में ये आईटीबीपी के हैं। क्लियर है ना। आगे, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहां पर शुरू हुआ? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में ये मनाया जाता है और गुजरात के कई जिलों में वैसे ये फेस्टिवल आयोजित होता है, लेकिन अहमदाबाद में मुख्य रूप से आयोजित होता है। तो फिलहाल गुजरात ही आप लगाएंगे, गुजरात राज्य से ही ये पूछा जाएगा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा। तो गुजरात में मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। साबरमती रिवर फ्रंट पर वहां के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, इन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है। इस बार की थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धोरडो, केवड़िया सभी जगहों पर आयोजित किया गया। पहली बार यहाँ पर अहमदाबाद में आयोजित किया गया था 1989 में। दोस्तों, भारत में पतंग लाने का जो श्रेय है वो चीनी यात्रियों को जाता है। फाहयान हुए, हुएनसांग हुए, इन सबको। फाहयान आपको पता होगा, ये चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय या कहें विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और हुएनसांग कब आया था? ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, उनके टाइम पर। ठीक है, आगे। हाल ही में ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब किसने जीता? तो वो जीत लिया है अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ये भारत के स्टार स्क्वैश खिलाड़ी हैं और अभी तो बहुत कम एज है, 14 ईयर मात्र एज है, लेकिन अंडर 15 का ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल इन्होंने जीत लिया है। ब्रिटिश ओपन जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक टूर्नामेंट होता है स्क्वैश का, उसको इन्होंने जीत लिया है। बर्मिंघम में अभी आयोजित हुआ था और इसमें इन्होंने जीत लिया है। अनाहत सिंह जनवरी 2023 में मिस्र की सुहेला हजेम को 3-1 से हरा करके ये जीती हुई हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी में यूके में ये आयोजित होता है। क्लियर, आगे। अच्छा, अपनी बुक आई है, इसको अगर आपने नहीं ऑर्डर किया है इसको जाकर के ऑर्डर कीजिए। जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर करके आप तैयार कर सकते हो। हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, अदार पूनावाला जी को अभी पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदार पूनावाला, अब तो नाम आपको याद ही हो गया होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करती है और इसने अपनी कोविड की वैक्सीन दुनिया भर में फैलाई हुई है। कोविड की वैक्सीन कौन सी है? इसकी कोविशील्ड, कोविशील्ड, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा डोज भारत में भी बांटा गया, भारत में भी लगाया गया। कोविशील्ड को इसी ने बनाया था, बनाया नहीं कहेंगे, इसका प्रोडक्शन किया था एक प्रकार से। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पुणे में स्थित एक संस्था है और इसको स्थापित किया था इनके पिताजी ने, जिनका नाम है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला। और साइरस पूनावाला को दोस्तों आपको पता होगा कि पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वैसे पद्म भूषण से कुछ और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें मेन मैं अगर आपको बताऊं, एक तो इन्हीं के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी वैक्सीन के ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कृष्णा इला। कृष्णा इला ये कौन है? नाम याद होगा आपको, भारत बायोटेक के फाउंडर एंड सीईओ हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और सुंदर पिचाई, ठीक है, जो कि गूगल के सीईओ हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं जिनको पद्म भूषण पिछली बार मिला था। ठीक है, ये प्रमुख नाम थे और कोविड में और इसके अलावा और भी जो बड़ी बड़ी डील हुई उसको देखते हुए इनको सबको सम्मानित किया गया था और भी लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। फिलहाल अदार पूनावाला के बारे में अगर बात करें हम लोग तो देख लीजिए, इनके नाम ये आर्टिकल है, पूनावाला गेट पतंगराव कदम अवार्ड।
देखो ये पहली बार इनको मिला हुआ है, यानी कि ये अवार्ड से सम्मानित होने वाले ना ये पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर पतंग राव कदम ये महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनेता थे और उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो मनप्रीत मोनिका सिंह ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और अभी अमेरिका में ये पहली सिख न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो अमेरिका में ये फर्स्ट होंगी लेडी सिख जज। ठीक है, ये देखिए ये हैं मनप्रीत मोनिका सिंह। इनको अभी टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और समझ लो आप जैसे यहाँ पर सत्रीय न्यायालय होते हैं ना जिलों में जो होते हैं, वैसे ही वहां पर भी एक है और उसमें इनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। काफी समय से ये वकील के रूप में काम कर रही थी और अभी इनको प्रमोट करके जज बना दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जज की बात आ रही है अमेरिका में, तो याद रखिएगा वहां पर अभी केतनजी ब्राउन जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन ये बनी थी दोस्तों पहली महिला ब्लैक, ठीक है ना, पहली ब्लैक महिला जज बनी थी, चीफ जस्टिस कह सकते हैं वहां की सुप्रीम कोर्ट की। तो ये भी आप याद रखेंगे। ब्लैक बोले तो आपको अश्वेत भी दिखेगा, ठीक है ना, अश्वेत, पहली महिला अश्वेत अगर पूछा जाए न्यायाधीश तब भी आप यही बताएंगे। अगला, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसरीनाथ त्रिपाठी जी बहुत ही बड़े पर्सनालिटी थे। ये 2 राज्यों के गवर्नर रह चुके थे, बिहार के और पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा यूपी में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के ये कई बार स्पीकर रह चुके थे। तो केसरीनाथ त्रिपाठी जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, बीजेपी में ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। 1991 से 93, 97 से 2002, 2002 से 2004 तक यूपी के विधानसभा अध्यक्ष रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक ये सीनियर एडवोकेट भी रहे। तो इनका अभी निधन हो गया है। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इनका नाम आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। अब हम लोग रिवाइज करेंगे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को। ठीक है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है माइनस में, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। डैश 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 के बीच होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया है। आंसर होगा 2022 और 2026 के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कवर कराया गया था। देखो क्वेश्चन लंबा आपके सामने इसीलिए एग्जाम में दिया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो और टाइम उसमें गंवाएं, थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, तो आपको तेजी से पढ़ने की स्पीड बढ़ानी होगी। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, क्वेश्चन सब वही रहता है, सब पढ़ाया गया रहता है। 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी, बंधन बैंक की स्थापना पूछा गया था। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ये 2012 में शुरू की गई थी। भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच किस वर्ष पर एक संयुक्त उद्यम हस्ताक्षर किए गए थे? ये 1982 में किया गया था और मारुति 800 आपको पता होगा ये क्रांति ला दिया था भारत में। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? बंगाली और कोकबरोक। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसको ये शुरू करने का उद्देश्य यही था जिससे आपको ये आइडिया लग सके किस किस टाइप से किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो अभी ग्रुप डी एग्जाम का चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में सीजीएल का और भी अलग अलग एग्जामों का आपके सामने लाया जाएगा। दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में जैव सुरक्षा स्तर 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नासिक में किया गया था। वसा के पायसीकरण में सहायक होता है पित्त लवण और भारत का पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था। ये तो बहुत इजी था। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के साथ साथ ये यहाँ पर टॉप 10 आपको दिया जाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और टॉप 10 आपको दिया जाता है प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन, जिससे आप अच्छे तरीके से बेहतरीन करंट अफेयर का रिवीजन करते चलो। तो वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी जो
एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं जिनका आज एग्जाम है, उनके लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए और आइएगा जरूर बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज आपसे क्या क्वेश्चन है, प्रसिद्ध द वॉल ऑफ पीस पर कुल कितनी भाषाओं में शांति शब्द लिखा गया है? तो दोस्तों कुल 250 से ज्यादा भाषाओं में यहाँ पर शांति शब्द लिखे गए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी और 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपको जाकर के क्विज सॉल्व करना है और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ये आपको मिलेगा एमजेटी ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। मंथली वाली क्विज भी आ गई है, तो मंथली करंट अफेयर की भी क्विज जाकर के सॉल्व कर लेंगे आप दिसंबर मंथ वाली। और वीकली करंट अफेयर भी अब प्रोवाइड की जाने लगी है, तो आप लोग वीकली करंट अफेयर का क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वन लाइनर अगर आप चाहते हैं तो वन लाइनर आपको टेलीग्राम पर भेजा जाता है, टेलीग्राम से वन लाइनर भी डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।